क्लास 10th आप सारे लोग पूरी तरह से ठीक होंगे। चलिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे, तो उस चैप्टर को थोड़ा और समझते हैं। एक्सरसाइज 10.1 हमने पढ़ ली थी, तो एक्सरसाइज 10.2 समझते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो 10.2 है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप लोगों ने काफ़ी कुछ बातें मैंने आपको बता भी दी थी। देखिए एक बात और समझ लेते हैं, मैंने आपको अक्सर ये बात कही है और इसको ज़रा समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, और मान लीजिए कि कुछ दूरी पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस सर्कल का सेंटर पहले मान लेते हैं O है, और जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो P है। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। दिख रहा है सभी को ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट है PA और एक टेंजेंट है PB। सर्कल आप देख रहे हैं। आप सबको ये बात मैंने पहले ही बता दी है, अपना जो मैंने पिछला लेक्चर था उसी में ये बात मैंने आपसे कह दी थी कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं वो इक्वल होती हैं। यानी कि जो PA होगा वो PB के इक्वल होगा। लेकिन अगर इस बात को प्रूव करना हो, मैं आपसे कहूं कि इसे प्रूव करें, PA इक्वल PB, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव कैसे करें कि PA जो है वो PB के इक्वल है। इस बात को समझते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि PA इक्वल PB होता है। तो कैसे ये सॉल्व हो सकता है, इसको समझते हैं जल्दी से हम। सबसे पहले तो आप देखिए, आप सबको मैंने बताया ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं ज्वाइन करता हूँ सेंटर से, तो ये जो आप OAP देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनेगा। और उसी तरह से अगर मैं B को O से ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। और अगर मैं P को O से ज्वाइन कर देता हूँ तो कोई बात नहीं, कर देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ज्वाइन कर लिया। सबको समझ आ रही बात? सॉरी, इसको नहीं करते, किसी को दिक्कत तो नहीं? PA और PB ये दोनों टेंजेंट है। P को O के साथ मैंने मिला दिया, O को A के साथ, O को B के साथ मिला दिया। तो अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ देखिए, बात समझिए, हमें क्या प्रूव करना है। आप सब लोग समझ रहे हैं ना। एक्सरसाइज 10.2 पे जा रहा हूँ मैं, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ। मैं उसमें आपसे ये बात कर रहा हूँ कि हम सब जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल जो है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो वो दोनों जो टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं। लेकिन इस बात को प्रूव कैसे किया जाए, अभी मैं इस विषय पर आपसे बात कर रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं कि एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और P जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और हमने क्या किया है, PA एंड PB दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, और हमें इस बात को प्रूव करना है कि PA और PB इक्वल है। बात समझ आ गई? हमें ये काम करना है। इसके लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप देखें ध्यान से, दो ट्रायंगल पर हम बात कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है आपका PAO, ट्रायंगल दिख रहा है सबको, PAO, और एक PBO, सबको दिख रहा होगा। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल
पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। हमने दो ट्रायंगल की बात करी। अब जरा इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप क्या क्या जानते हैं। क्या आपको ये नहीं पता है कि एंगल पी ए ओ जो है, ये एंगल पी ए ओ, ध्यान से समझिए, मैं कह रहा हूँ पी ए ओ यानी ये एंगल 90 डिग्री का है और पी बी ओ ये भी 90 डिग्री का है। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एंगल पी ए ओ इक्वल एंगल पी बी ओ। किसी को इस बात में कोई समस्या नहीं है? ठीक। दूसरा, पी ओ जो है वो कॉमन साइड है। पी ओ इक्वल हो सकता है, थोड़ा साफ लिख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, पी ओ इक्वल पी ओ ही हो जाएगा, कॉमन साइड है ये। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री एक थ्योरम से है, आप जानते हैं। और पी ओ क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको दिख सकता है कि जो ओ ए है वो ओ बी के इक्वल है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, पर कुछ लोगों को ये बात समझ आ जा रही होगी। ओ ए ओ बी के इसलिए इक्वल है क्योंकि वो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। अब आप देखिए 90 डिग्री का एंगल है ना ये। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल में अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहा जाएगा? ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहा जाएगा। यानी पीओ जो है यहाँ पर वो हाइपोटेनस है। तो पीओ क्या है? हाइपोटेनस है, पीओ के इक्वल है, कॉमन है। तो ये राइट एंगल, ये सामने हाइपोटेनस, और उसके बाद एक और साइड ओ ए इक्वल ओ बी। अगर आप देखें ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस, और ये क्या है? एक साइड ही है ट्रायंगल की, एक साइड ये भी है, ये भी एक साइड है, पर ये साइड हाइपोटेनस है, और इसको आप नॉर्मल कोई भी साइड मान सकते हैं कि एक साइड है। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बाई आरएचएस कॉन्ग्रेंसी क्या हो जाएगा? ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी बी ओ। और आप जानते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीधी सी बात ये है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या हो जाता है उसमें बाई सी पी सी टी बहुत कुछ इक्वल हो सकता है। तो पी ए जो हो सकता है वो पी बी के इक्वल हो सकता है। कैसे हो सकता है? बाई सी पी सी टी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पी ए इक्वल पी बी, आगे लिख देता हूँ बाई सी पी सी टी। किसी को कोई समस्या नहीं? देखिए प्रूव हो गया कि पी ए किसके इक्वल है? पी बी के इक्वल है। पी ए किसके इक्वल है? पी बी के इक्वल है। सिंपल है। तो आप समझे, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। इस बात को हम ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको समझते हैं कि देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पहले इतना समझते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है जहाँ से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ कहीं पर है, कहीं भी मान सकते हैं आप, मैं यहाँ मान लेता हूँ और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ।
ये देखिए, उसने वहाँ जाकर उसको ज्वाइन टच किया तो ये टेंजेंट हो गई। एक पॉइंट Q से जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी है, इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर, ये 24 दे रखा गया है। फिर कहते हैं कि जो उसके सेंटर से डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, पॉइंट Q के डिस्टेंस सेंटर से, यानी कि ये इसको दे रखा गया है कि ये 25 सेंटीमीटर है। तो उसमें रेडियस पूछी गई है कि रेडियस बताइए। तो अब रेडियस कैसे बताई जाए? देखिए, एक बहुत आसान तरीका हो सकता है। रेडियस तो बहुत सारी है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूँ तो एक तरफ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और दूसरी तरफ ये रेडियस भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सेंटर में O मान लेता हूँ और अगर ये Q है तो इस पॉइंट को P मान लेते हैं। चलिए, तो ये रेडियस होगी ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रही है लाइन, तो रेडियस ही होती है। आप सब जानते हैं, इसमें कोई किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप R की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? कर सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, वैसे आप कर लेंगे, अब सारे लोग इसको समझ चुके हैं तो इसको सब लोग कर सकते हैं, पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ खुद से। ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। अच्छा, और इसमें से मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आप सब जानते हैं कि मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूँ तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर, OQ यानी कि हाइपोटेनस, एक हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ जो है वो 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। OP जो है वो आपका R मैंने लेट कर रहा है क्योंकि वो रेडियस है, तो R स्क्वायर हो जाएगा। और PQ की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दें। 25 का तो कितना होता है? 625 होता है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है ना। इक्वल में हो गया R स्क्वायर 24 का 576 होता है, जहाँ तक कितना होता है 576, वो आप कर लीजिएगा स्क्वायर। फिर इसको इधर लाएं तो आपको मिलेगा 625 माइनस 576 इक्वल में हो जाएगा R स्क्वायर। तो माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 49। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 49 आ जा रही है, देख लीजिए। ठीक है ना, हाँ 49। तो R की वैल्यू हो जाएगी √49 और √49 यानी कितना? 7 सेंटीमीटर। यानी आपको पता चला कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? चलिए इसे नोट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ आ रहा है ना? देखिए क्लास 10th अगला क्वेश्चन समझते हैं। उसमें यह कहा गया है कि जो फिगर है उसमें TP एंड TQ जो है वो दो टेंजेंट हैं। पहले फिगर बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना हुआ है, आप सब देख सकते हैं, NCERT आपके पास होगी। एक सर्कल है ये और दो टेंजेंट हैं यहाँ पर। एक TP है और एक TQ है, ठीक है ना। उसमें ऐसा लिखा है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। फिर उसमें लिखा है विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री और एंगल PTQ फाइंड करना है। सेंटर O है और कहा ही गया है कि एंगल सेंटर O है, ठीक है ना। एंगल POQ जो है वो 110 डिग्री है और एंगल PTQ फाइंड करना है, यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान है ना। मुझे बताएं ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 और ये 90।
अच्छा, क्या POQT एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? उसमें 4 एंगल होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये 90, ये 110, ये 90 और इसके बारे में जानते नहीं हैं। चलिए, तो आप कह सकते हैं इन अ क्वाड्रिलेटरल POQT (90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस एंगल PTQ। फोर्थ वाला एंगल पता नहीं और इक्वल में 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, तो इक्वल में 360 लिख दिया। तो एंगल तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ठीक है ना, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ इक्वल में है 360 डिग्री। तो एंगल PTQ फाइंड करना है, ये हो जाएगा आपका कितना? 360 माइनस 290 डिग्री। आसान है ना ये? कितना आएगा? 70 डिग्री। 70 डिग्री एंगल PTQ। यही तो पूछा गया था। कोई बहुत मुश्किल काम था क्या? नहीं ना, बहुत सिंपल था ना। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर अगर सिंपल था तो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्लास, इसके बाद क्या है कि जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो टेंजेंट्स हैं सर्कल में वो इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। PA और PB 2 टेंजेंट हैं। देखिए ध्यान से समझिए बात को। ये सर्कल है, मान लेते हैं कि क्या लेते हैं, इसका सेंटर है O, ठीक। और कहा ये जा रहा है कि जो 2 टेंजेंट है, मान लीजिए एक टेंजेंट है यहाँ से ऐसे, और एक टेंजेंट ये है PA और ये है PB। PA और PB 2 टेंजेंट है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो है 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है, पता है किसकी वैल्यू पूछी गई है? एंगल POA। बनाइए पहले POA, ध्यान से समझिए, POA यानी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है इस एंगल की, इतने एंगल की। समझ रहे हैं? अच्छा, अगर ये पूरा 80 डिग्री है, देखिए एक बात और याद रखें, क्या होता है कि जब भी जो एक्सटर्नल पॉइंट जिससे हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाया जाता है, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाया जाए, तो जो लाइन मिलाती है वो उन दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब अगर ये पूरा 80 डिग्री था तो अब क्या हो जाएगा? अब ये इतना जो होगा वो 40 डिग्री होगा और बाकी इतना बचा हुआ भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। बात समझिएगा, समझ रहे हैं ना? आप सब जानते हैं कितने डिग्री है? कितने डिग्री? 90 डिग्री। क्या आपके लिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल POA में ये एंगल पता लगाना कोई मुश्किल काम है? अब नहीं है ना। ये 40 डिग्री हो चुका है, ये 90 डिग्री है, इसका पता लगाना है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो चलिए कर लेते हैं। (40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल POA कितना आ जाएगा?
इन दोनों को ऐड कर लीजिए और 180 से माइनस कर लीजिए, 130 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल हैं ये सारे क्वेश्चन, आपको समझ आ रहे हैं ना? ध्यान से देखिए, पूरा 80 दिया गया था, तो जब लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से मिलेगी अगर यहाँ से, तो वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मतलब ये पार्ट 40 डिग्री, ये पार्ट 40 डिग्री। तो अब ये 40 है, ये 90 है, इसका पता नहीं है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कितना आ गया? 50 डिग्री। तो जल्दी से अगर आपको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्लास 10th, इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है, एक सेकंड रुकें जरा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये सर्कल है, इस सर्कल के जो डायमीटर, बहुत सारे डायमीटर बनाए जा सकते हैं। एक डायमीटर बना लेते हैं। सब जानते हैं ना डायमीटर क्या होता है? क्या होता है? एक लाइन जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को मिलाती है और सेंटर से होकर जाती है। जैसे ये लाइन है, सेंटर से होकर जा रही है और सरकमफ्रेंस के ये दो पॉइंट को मिला रही है, डायमीटर। तो क्वेश्चन जो ये है, ये कहता है प्रूव करें कि अगर टेंजेंट हम ऐसे बना दें, जो एंड पॉइंट्स है ना डायमीटर के, डायमीटर जहाँ पे, ठीक, एक ये है और एक ये है, तो प्रूव आपको ये करना है कि ये दोनों ही जो टेंजेंट है ये पैरेलल है। मान लीजिए ये ए बी है और ये सी डी है। ये पॉइंट मान लेते हैं कि P है, ये पॉइंट Q है और इसे O मान लेते हैं। आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD। क्या प्रूव करना है? ये आपको प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल है। और सारी बातें समझ आ रही हैं? डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स हैं P और Q। हमने दो टेंजेंट बना दी, दोनों को पैरेलल दिखाना है। क्या करें? करें ये कि आप सबने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच करती है, अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला दिया जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं कि एंगल CQO जो होगा या OQC जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। कह सकता हूं ना? मैं कह सकता हूं। अच्छा, ऐसे ही ये एंगल भी 90 होगा, एंगल OP भी, एंगल OPB ये भी 90 डिग्री का ही होगा। इसी तरह से मैं कह सकता हूं एंगल OQD ये भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 ही होगा। दो कारण है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन है और इधर ये 90 हो गया तो बचा हुआ एंगल 90 है, इसलिए भी हो सकता है। और दूसरा वही कारण है कि अगर सेंटर से आपने जो आपकी टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, दोनों तरफ 90 बनेगा। तो अगर आपने कहा कि OQD 90 है तो आप ये भी कह सकते हैं OPA भी 90 है, एंगल OPA। ठीक है, OPA इक्वल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक,
मैं इसे अलग अलग 4 इक्वेशंस में भी कह सकता हूँ कि ये इक्वेशन 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखिए ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये कहता है कि व्हेन वी ज्वाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ एनी टेंजेंट विद अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स इज राइट एंगल। तो यहाँ जो एंगल होगा, ये जो OQ और CQ के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये बात हम जानते हैं, इस वजह से मैंने ये 4 स्टेटमेंट लिखे हैं। आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वी नो दैट और स्टेटमेंट लिख दें, उसके बाद ये लिख दें, कोई परेशानी नहीं रह जाएगी। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट माना जाएगा। यहाँ तक बात समझ गए? अब आप जरा देखिए, अच्छा मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एंगल OQC एंगल OPB के इक्वल है ना, क्योंकि 90 डिग्री है। एंगल OQC इक्वल एंगल OPB, और इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि एंगल OQD इक्वल एंगल OPA। आप कहेंगे सर इससे क्या हो जाएगा? इससे बहुत कुछ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, OQC ये एंगल है और OPB कौन सा एंगल है? ये एंगल है। ये इसके इक्वल है। क्या ऐसा तब नहीं होता था जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते थे? ये एंगल इक्वल ये एंगल, ठीक है ना? तो ये इसके इक्वल है और इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये भी कुछ, जब आप अल्टरनेट एंगल पढ़ते थे ना, देखिए याद करिए, तब कहते थे हम कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। यहाँ पे बस इसकी बजाय ऐसे हो गया है, हम कह रहे हैं ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ऐसी कहानी तो बोल रहे हैं, देखिए कुछ। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इट इज पॉसिबल दिख रहा है ना सबको? वेन दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं इट इज पॉसिबल व्हेन दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। और अगर ये अल्टरनेट एंगल है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल कब बनते थे? जब 2 लाइन पैरेलल होती थी और एक लाइन क्या होती थी? ट्रांसवर्सल। इसका ये मतलब है कि जो CD है वो AB के क्या है? पैरेलल है। सो इट मीन्स, क्या इसका मतलब है? AB पैरेलल टू CD। क्या ये बात प्रूव नहीं हुई? हो गई ना? सबको समझ आया? चलिए इसे नोट कर लें जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th, इसके बाद अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल बनाते हैं हम सब। अगले क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक? ये देखिए, सबको अब दिख रही है ना ये टेंजेंट। प्रूव ये करना है कि इस सर्कल का जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है, और मान लीजिए कि इसने P पॉइंट पर इसको टच किया है, तो अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो जो होगा वो सेंटर से होकर जाएगा। इस बात को आपको प्रूव करना है, ठीक? आपको प्रूव करना है कि P पॉइंट पर, यहाँ पर AB क्या है? आपकी टेंजेंट है। P पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। आपको प्रूव करना है कि जो OP है वो AB पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इस बात को आपको प्रूव करना है, ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो इन अ फिगर क्या है, थोड़ी बातें हम लिख देते हैं। AB इज अ टेंजेंट AB is a tangent of circle ठीक।
P is a point of contact. P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो प्रूफ क्या करना है? OP परपेंडिकुलर ऑन AB पर जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। आपको प्रूव ये करके दिखाना है कि परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट AB on point of contact is passes through center. बात समझे? आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो सेंटर से पास होता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कैसे प्रूव करें? देखिए, इसका प्रूफ समझते हैं। हम लेट करते हैं O डैश एक पॉइंट है, और O डैश जो पॉइंट है, ठीक, हम लेट करते हैं परपेंडिकुलर हमने ये लेट कर लिया कि जो परपेंडिकुलर है वो O से नहीं पास होता है, वो O डैश से पास होता है। पासेस थ्रू O डैश। हमने क्या लेट किया कि जो परपेंडिकुलर है वो O से नहीं, हमें प्रूव ये करके दिखाना है कि परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है, यानी O से पास होता है। पर हमने क्या लेट कर लिया कि परपेंडिकुलर कहाँ से पास होता है? O डैश से। हमने देखिए गलत लेट किया, ऐसा है नहीं, पर हमने ऐसा लेट कर लिया। मीन्स हमने लेट करा एंगल O डैश PB इक्वल क्या है? सो एंगल O डैश PB इक्वल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। लेकिन बट we know that, पर हम क्या बात जानते हैं? हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा क्या होती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस, यहां पे रेडियस है ना OP, बट वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट रेडियस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल OPB इक्वल 90 डिग्री। ये बात जो हमने कही कि ये बात हम सब जानते हैं कि रेडियस हमेशा क्या होती है? टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैं लगातार आपको अलग अलग क्वेश्चन में ये बात कह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि जो OP है वो इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब OP भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एक तरफ तो एंगल OP भी 90 है, लेकिन दूसरी तरफ हम आपसे कह रहे हैं कि एंगल O डैश PB जो है वो भी 90 है। लेकिन ये बात हमें समझ आ रही है, बट इन फिगर आप ध्यान से देखिए, फिगर से हमको समझ आता है कि एंगल O डैश PB जो है वो छोटा है किससे? एंगल OPB से। नहीं है क्या? ये एंगल छोटा नहीं है, देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है। इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है कि O डैश PB स्मॉलर है OPB से। ये फिगर से हमको बात पता चलती है। भाई दोनों 90 का मतलब दोनों इक्वल है, पर फिगर तो कहता है कि ये छोटा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने लेट कर लिया है, तो देखिए ऐसा कब हो सकता है? O डैश PB OPB के इक्वल कब हो सकता है? मैं यहाँ लिखता हूँ, एंगल O डैश PB इक्वल्स टू एंगल OPB। ये कब हो सकता है? इट इज पॉसिबल
मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए। इट इज पॉसिबल व्हेन OP एंड O'P आर, ये जो दोनों लाइन्स है ये कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट मतलब ये लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर हो। इट इज पॉसिबल व्हेन OP एंड O'P आर कोइंसाइड विद ईच अदर। ये तभी हो सकता है जब दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसाइड का मतलब अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है, तब वो कोइंसाइड होती है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो जाए कि OP और O'P क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाए। और अगर कोइंसाइड हो गई तो इसका मतलब यही है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। मतलब ये लाइन यहाँ नहीं हो सकती, ये लाइन इसके ऊपर हो सकती है। तो अगर ये लाइन इसके ऊपर हो गई तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा। तो इसके बाद आप ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आप बात लिखेंगे, उसके बाद आप लिख देंगे सो, ठीक है ना, क्या स्टेटमेंट लिख देंगे, जो प्रूफ करना बस वही स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, है ना, कि ये प्रूफ होता है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। जो हमें प्रूफ करना था वो बात आ जाती है। कोई समस्या किसी को? बहुत आसानी से समझ आया। हमने लेट कर लिया कि परपेंडिकुलर जो है वो O' से पास हो रहा है, तो हमने कहा O' PB जो होगा यानी कि इतना एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। पर हम सबको पता है कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी एंगल OP भी 90 होगा। ये बात हम सब जानते हैं, ये बात हमने लेट करी थी। पर फिगर से पता चलता है कि ये एंगल जो है वो इससे छोटा है, ये एंगल क्या इससे छोटा है, जबकि हम कह रहे हैं ये भी 90 ये भी 90, यानी दोनों इक्वल हो गए। पर फिगर कहता है कि नहीं ये तो छोटा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं ये और ये इक्वल है। तो ये और ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये लाइन क्या हो जाए, इसके साथ कोइंसाइड हो जाए। मतलब ये लाइन ऐसे ना जा करके ये इसके ऊपर ऐसे हो। तो अगर ये लाइन इधर हो गई तो इसका ये सीधा सा मतलब हो जाएगा कि जो AB पर परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। बात समझ आ गई? चलिए जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उस जैसे कई सारे क्वेश्चन आपने पहले भी करे हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं बता रहा। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 7 पर आता हूँ, जो अगला क्वेश्चन है इसके बाद वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो आप सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में जानते हैं ना। दो सर्कल, जैसे मैं एक सर्कल ये बनाता हूं, ठीक है, एक सर्कल मैंने ये बना दिया, और फिर मैंने एक सर्कल और बनाया, और इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो एक ही है। पहले इस सेंटर से इसे बनाया गया, फिर इसी सेंटर से इसे बना दिया गया। तो इन दोनों सर्कल को माना जाएगा कि ये कॉन्सेंट्रिक है। कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक है। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनका सेंटर क्या होता है, एक जैसा होता है, दोनों का सेम सेंटर होता है। मतलब वो कह ये रहे हैं कि जो बड़ा वाला लार्जर सर्कल है उसकी एक कॉर्ड है जो कि स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। ऐसे देखिए, मैंने एक लाइन AB खींची, जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए तो ये कॉर्ड है, पर छोटे वाले सर्कल को ये यहाँ पर टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि ये क्या हो गई, छोटे वाले सर्कल के लिए उसकी टेंजेंट हो गई। तो आपको इसी की लेंथ फाइंड करनी है, आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है। जो छोटा सर्कल है उसकी जो टेंजेंट है वो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड बन रही है, तो आपको उस कॉर्ड AB की लेंथ फाइंड करनी है क्वेश्चन में। अच्छा, अगर मैं, आप मुझे एक बात बताएं, मैं इस पॉइंट को P लेट कर लेता हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, चलिए इसे P लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं O को P से ज्वाइन करूँगा तो ये रेडियस होगी किसकी, छोटे सर्कल के लिए, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और ये 3 सेंटीमीटर है।
अगर मैं O को A से ज्वाइन कर दूं तो OA क्या हो जाएगा, ये भी तो रेडियस होगी पर बड़े सर्कल की रेडियस होगी, और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्या आपको नहीं लगता है कि ये OP एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना? तो क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? तो इसके सामने परपेंडिकुलर भी आपको पता है, हाइपोटेनस हाँ मतलब पता है, परपेंडिकुलर बेस सब पता है, तो क्या आप AP की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। चलिए फाइंड कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OPA 5 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 16 आ जाएगा, तो AP की वैल्यू 4 आ जाएगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप सबने अगर क्लास 9th पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में अगर उसके कॉर्ड पर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। याद करिए, जैसे ये सर्कल है, ये इसकी कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ऐसी बात हमने पढ़ी थी कब, 9th क्लास में। तो सीधा सा मतलब है कि सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब जो AP होगा वो BP के इक्वल होगा। बट वी नो दैट AP इक्वल BP इक्वल 4 सेंटीमीटर, दोनों 4 हो जाएंगे, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। पूरा AB कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, और यही तो आपको फाइंड करना था। आ गया ना, समझ में आ गया सबको? बहुत सिंपल है ना। चलिए इसे जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्लास, इसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये अगला क्वेश्चन है। उसमें कहा यह गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब उस क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड्स हैं वो सर्कल को अलग अलग 4 पॉइंट पे क्या करती हैं, टच कर रही हैं। देखिए, एक AB साइड है जिसने P पॉइंट पे सर्कल को टच किया, BC है जिसने Q पॉइंट पे, CD है जिसने R पॉइंट पे, और DA या AD है जिसने S पॉइंट पे। ये सर्कल है। तो आपको प्रूव ये करना है AB + CD, AB + CD इक्वल AD + BC, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो समझ गया ना, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, कि एक सर्कल है जिसको एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब करता है ABCD, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सबको एक बात पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई जो टेंजेंट होती हैं वो इक्वल होती हैं, पता है? अगर पता है, देखिए हमें सबसे पहले क्या लाना है, AB लाना है, AB लाना है। अच्छा, ये देखिए एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे एक टेंजेंट ये ड्रॉ करी गई है AP, और एक क्या ड्रॉ करी गई है AS, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगी ना? इक्वल होंगी ना? होगी। अच्छा, हमें लाना AB है, तो AB लाना है, तो AB में एक AP भी AP का ही पार्ट है ना? ठीक, ऐसे समझ लेते हैं। जो प्रूव करना उसके हिसाब से चलेंगे तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। अच्छा, AP किसके इक्वल है? AS के इक्वल है। दूसरा हमें AB लाना है, तो AB का मतलब में AP तो है ये, अब दूसरा BP है। अच्छा, ऐसे देखा जाए तो B भी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, एक BP है और एक क्या है BQ है, और ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया BP इक्वल किसका? BQ के। ये बाई थ्योरम हम कह रहे हैं, आप थ्योरम सब जानते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट थी। अभी मैंने इसको प्रूव करके भी दिखाया था सबसे पहले, ठीक ना? उसी तरह हमें CD लाना है, तो CD में क्या है? CR है और DR है। तो DR किसके इक्वल है? DS के। DR किसके इक्वल है? DS के। और CR किसके इक्वल है? CQ के। तो इसी तरह से CR इक्वल है CQ के। ये आपको पता है ना, ये 1 2 3 और 4, हम चारों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, हमने चारों को ऐड किया, क्या हो जाएगा?
AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR, और दूसरी तरफ AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब जरा देखिए AP और BP को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, AP और BP को ऐड करने पर AB बन जाएगा ना AB, ठीक। DR और CR को ऐड करिए, DR और CR DC बन जाएगा। AS और DS को ऐड करिए, देखिए AS DS, यहाँ पर इनको नहीं ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करिए, AS और DS मिला के AD बन जाएगा, और BQ और CQ मिलाइए, BQ और CQ मिलाएंगे तो BC बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या यही प्रूव करना था, AB प्लस CD या DC एक ही बात है, AD प्लस BC आ गया, है ना सिंपल। बस ये स्टेटमेंट लिख दीजिएगा या थ्योरम से लिख दीजिएगा कि फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है वो इक्वल होती है, और इसी वजह से आपने इनको क्या करा है, इक्वल दिखाया है। बात समझ आई, ठीक है ना। चलिए इसे जल्दी से नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए क्लास 10th अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ें, फिगर बना हुआ है, कहा यह जा रहा है कि XY और X' Y दो पैरेलल टेंजेंट हैं। पहले ध्यान से देखिए, XY दिखी सबको, X' दिखा, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट हैं। सर्कल को अलग अलग P और Q पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, इसका P है और इसका Q है। एक तीसरी टेंजेंट और भी है जो कि आप ये देखिए AB, जो सर्कल को C पॉइंट पे टच करती है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, और इन दोनों टेंजेंट को वो इंटरसेक्ट करती है A और B पॉइंट पर, ठीक ना। बात समझे आप, क्या क्वेश्चन था। XY X' Y' दो टेंजेंट है जो कि पैरेलल हैं आपस में, ये दोनों सर्कल को P और Q पॉइंट पे टच करती है। तो इसका देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब PQ जो है वो डायमीटर है, क्योंकि हमने एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, जिसमें प्रूव किया था कि अगर ये डायमीटर के इन पॉइंट को मिलाते हुए टेंजेंट बनाई जाए, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानते हुए, तो वो दोनों पैरेलल होती है। और यहाँ लिखा है कि ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये डायमीटर जैसा ही कुछ है, ठीक है। यानी कि OP और OQ क्या है, रेडियस हो जाएंगे। OP भी रेडियस और OQ भी रेडियस हो जाएगा ना, ठीक। एक तीसरी टेंजेंट है, टेंजेंट AB है, जो कि XY को A पॉइंट पर और X' को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और इस सर्कल को C पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका C है, यानी टच करती है। तो आपको दिखाना ये है कि एंगल AOB जो है, यानी कि ऐसे AO, ध्यान से देखिएगा, B यानी कि ये, आपको ये दिखाना है कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बनना है। कितने डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का बनना है। ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री है। अब कैसे प्रूव हो ये, तो उसके लिए सबसे पहला काम तो हम एक काम करते हैं, O को C से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हमने O को C से ज्वाइन कर लिया। अब बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले हम दो ट्रायंगल पर बात करेंगे, एक OPA और एक OCA। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA, OPA और OCA दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि OP इक्वल OC, कह सकता हूँ ना। क्यों कह सकता हूँ भाई, क्योंकि ये रेडियस है, OP भी रेडियस, OC भी रेडियस, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। अच्छा, OA जो है वो कॉमन नहीं है क्या दोनों ट्रायंगल में, OA इक्वल OA लिख दिया जाए, कॉमन साइड।
कोई दिक्कत नहीं। और AP इक्वल AC भी कहा जा सकता है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स हैं, ठीक है ना, बाय थ्योरम। थ्योरम मैंने आपको चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था, ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब मैंने आज ही बताई अभी, ठीक है। AP इक्वल AC होगा, AP इक्वल किसके होगा? AC के। अब अगर आप ये तीन बातें देखें तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो बाई ट्रिपल एस ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल POA जो होगा वो एंगल COA के इक्वल होगा बाई CPCT। देखिए समझिए, AP किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो AP के सामने एंगल है ये और AC के सामने एंगल है ये, तो यानी ये इतना एंगल ये इस इतने एंगल के इक्वल होगा। ध्यान से समझिए, इस एंगल का नाम है AOP और इसका नाम है AOC। सो एंगल AOP इक्वल एंगल AOC, और ये बात मैं कह रहा हूं कैसे? बाई CPCT। आप सबको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, और जो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। तो अगर हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि AP और AC इक्वल है, AP AC क्यों इक्वल हो गया था? क्योंकि आपको पता था कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट है। तो जब AP AC के इक्वल है तो AP के सामने वाला एंगल और AC के सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा। बात समझ गए? बिल्कुल इसी तरह से अब हम दो और ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल OCB और एक OQB, ठीक है। इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OQB, बिल्कुल इसी तरह से यहां भी वही बात, OQ OC के इक्वल इसलिए हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। मैं डायरेक्ट अब लिख दूंगा, अब आप तो समझते ही हैं, OQ इक्वल OC हो जाएगा, OB इक्वल OB हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, और BQ इक्वल BC क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट है। BQ इक्वल हो जाएगा किसके? BC के। और इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पर BQ के सामने कौन सा एंगल है? ये, और BC के सामने कौन सा एंगल है? ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल BOQ इक्वल होगा एंगल BOC। यहाँ लिख दूं मैं, एंगल BOQ इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल BOC। अब जरा ये बातें जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर बाई CPCT जो ये बात लिखकर दिखाई और जो ये बात मैंने लिखी, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप जानते हैं कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री की है। सबको इस बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब जानते हैं कि ये डायमीटर है PQ और स्ट्रेट है 180 डिग्री है। तो PQ क्या चार पार्ट में नहीं दिख रहा है आपको? POA, AOC, COB, BOQ, चारों को मिला के भी तो 180 डिग्री कह सकते हैं ना। चलिए, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो मैं लिख देता हूँ, एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB और प्लस एंगल BOQ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। सबको समझ रहे हैं? अब जो बातें हमने दो बातें यहाँ जो कही थी ना, उनको ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा है AOP, क्या ये एंगल और ये एंगल एक ही बात है ना? AOP है ना, बात तो वही है ना, बीच में तो वही आ रहा है ना, इधर AOP इधर से AOP है, तो वही बात। AOP किसके इक्वल है? AOC के। तो इस AOP की जगह पर हम क्या लिख देते हैं? AOC, एंगल AOC प्लस आगे भी एक एंगल AOC है, इसको लिखा रहने दीजिए। इसी तरह से देखिए,
COB और BOQ, BOQ, BOQ किसके इक्वल है? BOC के इक्वल है ना? BOC के इक्वल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। एंगल BOC, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? BOQ की बात कर रहा हूँ, BOC के इक्वल है। और हाँ देखिए, एक पहले से BOC लिखा है, BOC, COB कही है BOC, और अभी मैंने आपसे कहा कि BOQ भी किसके इक्वल है? एंगल BOC के इक्वल है, इक्वल 180 डिग्री। तो 2 बार AOC हो गया, 2 बार BOC हो गया, यानी 2 एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। 2 मैंने ऐसे कॉमन में लिख दिया, क्योंकि 2 बार ये 2 बार ये, 2 लिखेंगे कॉमन कर लेंगे, 2 को उधर भेज दीजिए। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से इसको देख ही लीजिए। AOC दिख रहा है सबको? ये एंगल इतना है ना, केवल इतने की बात कर रहा हूँ मैं, AOC इतना ही तो है, और BOC इतना, AOC इतना, BOC इतना, यानी ये पूरा हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम हो गया AOB। तो 2 एंगल AOB इक्वल है 180 डिग्री। तो अगर 2 को उधर भेजेंगे तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री। आई बात समझ में? एक बार इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, एक बार इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, फिर लिख लिया ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, फिर हमने दिखाया ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इक्वल 180 डिग्री। फिर हमने इसमें चेंज कर ली 2 चीज़ों को, उनकी जगह पर रख दिया और सॉल्व कर दिया, आ गया AOB इक्वल 90 डिग्री। ये देखिए प्रूव करना था, ये देखिए आ चुका है। तो समझ रहे हैं? नोट कर ले इसे और बहुत ध्यान से समझ ले, कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है? जल्दी से नोट करें इसे। देखिए क्लास, यहाँ तक तो आप बात समझ गए हैं। अगले क्वेश्चन पर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ तक सबने समझ लिया?